नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। कल के व्याख्यान में हमने कक्षा बीए पार्ट 3 के पेपर प्रथम आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति और उसके स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम 1857 की क्रांति की घटनाएं और उसका प्रसार किस प्रकार से भारतवर्ष में हुआ और अंग्रेज़ों ने इस बढ़ते हुए विद्रोह या विप्लव या क्रांति का दमन किस प्रकार से किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 11 मई 1857 को विद्रोही मेरठ से होते हुए दिल्ली पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह से क्रांति का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। पहले तो बहादुर शाह ने संकोच दिखाया, किंतु विद्रोहियों के अत्यधिक दबाव को देखकर क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। दिल्ली की इन घटनाओं का समाचार अन्य नगरों में भी पहुंच रहा था और कुछ ही दिनों में उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में यह विद्रोह फैल गया। नाना साहब ने कानपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर अपने आप को पेशवा घोषित किया। बुंदेलखंड में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने और मध्य भारत में तांतिया टोपे नामक मराठा ब्राह्मण ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व प्राप्त कर लिया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इसी प्रकार उत्तर भारत में कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा आदि विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन गए और लगातार विद्रोह की आग में धधकने लगे। राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद की सैनिक छावनी में तथा 3 जून 1857 को रात्रि के 11 बजे नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर छावनी में आग लगा दी। राजस्थान में कोटा व आउवा विद्रोह के प्रमुख केंद्र बने। 21 अगस्त को एरनपुरा स्थित जोधपुर लीजियन की सैनिक टुकड़ी ने, जो अभ्यास हेतु आबू गई थी, ने विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात यह सैनिक टुकड़ी आबू की पहाड़ी से उतरी और एरनपुरा में लूटमार करते हुए मारवाड़ के रास्ते से दिल्ली की ओर बढ़ चली। रास्ते में ही पाली के पास आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और आउवा ले गया। आउवा में मारवाड़ और मेवाड़ के कुछ जागीरदार और उनकी सेनाएं भी उनके साथ हो गई। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने इनके विरुद्ध एक सेना भेजी, किंतु 8 सितंबर 1857 को राजकीय सेना परास्त हो गई। इसी समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं सेना लेकर गया, किंतु उसे भी पराजय का सामना करना पड़ा। अंत में जनवरी 1858 में कर्नल होम्स ने आउवा में विद्रोहियों का दमन किया। मेवाड़ में यद्यपि कोई प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं हुआ, किंतु मेवाड़ में कुछ जागीरदारों ने विद्रोहियों को रसद और अन्य सामग्री देकर अप्रत्यक्ष रूप से सहायता अवश्य की थी। इसी प्रकार पंजाब, बंगाल और दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में भी कोई विद्रोह नहीं हुआ। भारत के अधिकांश नरेशों ने अंग्रेजों की सहायता ही की। अवध में अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण वहां अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष था। 3 मई 1857 को लखनऊ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन उनका दमन कर दिया गया।
31 मई को पुनः विद्रोह हुआ, जो अवध के अनेक भागों में सने सने फैल गया। अवध का नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में अंग्रेजों का बंदी था, अतः विद्रोहियों ने उसके अल्पवयस्क पुत्र ब्रिटिश कद्र को नवाब घोषित कर दिया और शासन का काम बेगम हजरत महल को सौंप दिया। 20 जून 57 को अंग्रेजी सेना परास्त हुई। अधिकांश तालुकेदारों और जमींदारों ने अपनी अपनी जागीरदारियों और जमींदारी पर अधिकार कर लिया। 4 जुलाई को एक भीषण विस्फोट में अवध के कमिश्नर की हेनरी लॉरेंस की मौत हो गई। उसके पश्चात अंग्रेजों की सहायता के लिए आउटरम और हेवलॉक अपनी सेना के साथ आए। प्रधान सेनापति कैम्पबेल और नेपाल से गोरखा सेना भी वहां आ गई। अंत में 31 मार्च 1858 को अंग्रेज पुनः लखनऊ पर अधिकार करने में सफल हुए। इसके बाद तालुकेदार छिपे रूप में अंग्रेजों की सहायता करते रहे, किंतु मई 1858 में बरेली पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाने के बाद अवध के क्रांतिकारियों ने भी हथियार डाल दिए और इस प्रकार अवध में विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन हो गया। इसी भांति 1854 में झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, अतः झांसी में भी अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष था। 5 जून 1857 को झांसी की सेना ने भी विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों को दुर्ग में घेर कर उनकी हत्याएं कर दी गई। प्रारंभ में लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया और सागर डिवीजन के कमिश्नर को एक पत्र लिखकर अपनी स्थिति भी स्पष्ट की। अर्स्काइन ने भी रानी को प्रशासन का दायित्व सौंपा। फिर भी अंग्रेजों ने झांसी की घटनाओं के लिए रानी को ही दोषी ठहराया। जब ओरछा और दतिया के शासकों ने भी झांसी पर आक्रमण किया, तब भी रानी अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करना चाहती थी, किंतु अंग्रेजों को उस पर संदेह था। विवश होकर रानी को झांसी के विद्रोहियों का नेतृत्व करना पड़ा। रानी का दमन करने के लिए कर्नल यूरोज सेना लेकर बुंदेलखंड की ओर आया। इधर रानी ने स्वयं सेना का संचालन किया। ग्वालियर से तांतिया टोपे भी रानी की सहायता के लिए आ गए, किंतु कुछ देशद्रोहियों ने किले के फाटक खोल दिए, जिससे शत्रु सेना को किले में घुसने का मौका मिल गया। अतः लक्ष्मीबाई 4 अप्रैल को रात के अंधेरे में नगर से बाहर चली गई और बहादुर से लड़ती हुई कालपी पहुंची। यूरोज भी रानी का पीछा करते करते कालपी पहुंच गया। कालपी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यूरोज लगातार रानी का पीछा कर रहा था और ग्वालियर में रानी को घेर लिया। यहाँ से भी रानी ने निकलने का प्रयास किया, किंतु उसका घोड़ा नाले को पार न कर सका और गिर गया और रानी घायल अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी भांति 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया था। उसे 8 लाख रुपए वार्षिक की सहायता पेंशन के रूप में दे दी गई थी। बाजीराव के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने धुंधु पंत को, जो नाना साहब के नाम से फेमस थे, को गोद लिया। 28 जनवरी 1858 को बाजीराव की मृत्यु हो गई, किंतु डलहौजी ने उसे पेंशन देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार धुंधु पंत नाना साहब उसके विरोधी हो गए अंग्रेजों के। मेरठ में विद्रोह की सूचना जब कानपुर पहुंची, तो अंग्रेजों ने खजाने और बारूद की भंडार की सुरक्षा का दायित्व नाना के सिपाहियों को सौंपा, किंतु कानपुर में विद्रोह हो गया। 6 जून 1857 को नाना ने विद्रोहियों का नेतृत्व ग्रहण कर लिया और कानपुर की ओर रवाना हुआ। 25 जून को अंग्रेजों ने यद्यपि शिविर पर अधिकार कर लिया। 27 जून को अंग्रेज इलाहाबाद की ओर जाने लगे, किंतु विद्रोहियों से उनका आमना सामना हुआ। विद्रोहियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना ने अपने आप को बिठूर का पेशवा घोषित कर दिया, किंतु इलाहाबाद से अंग्रेज सेना आ गई। 16 जुलाई 57 को कानपुर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया।
इसके बाद अंग्रेजों ने कानपुर की साधारण जनता पर असाधारण अत्याचार किए और इतना अधिक उनको प्रताड़ित किया कि कई तो शर्म के मारे आत्महत्या तक कर ली। जनरल नील ने मृत ब्राह्मणों को जमीन में दफनवाया और मुसलमानों को चिता पर जलवा दिया गया और अंग्रेज अधिकारियों का खून उसने भारतीयों की जीभ से साफ करवाया। बिठूर में भयंकर लूटमार हुई। नाना के महल में आग लगा दी गई। धन संपत्ति के लोभ में एक महल की एक एक ईंट उखड़वा दी। अंग्रेजों को बिठूर में लूट में इतना अधिक सोना चांदी प्राप्त हुआ कि वे उसे लेकर जाने में असमर्थ थे। नाना वहां से भागकर नेपाल की तराई की ओर चला गया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। इसी प्रकार बिहार में क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया, जिनकी उम्र उस समय लगभग 70 वर्ष की थी। कुंवर सिंह की जमींदारी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के फलस्वरूप कुंवर सिंह दिवालियेपन की स्थिति में आ गया था। बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में 1857 में विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने दानापुर पर अधिकार कर कुंवर सिंह को बुला लिया और नेतृत्व करने हेतु कुंवर सिंह से आग्रह किया। कुंवर सिंह ने नेतृत्व स्वीकार करते हुए 1857 अगस्त में लखनऊ की ओर चल पड़े। रास्ते में आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। आजमगढ़ में हराने के बाद कुंवर सिंह बनारस की ओर बढ़े। 6 अप्रैल 1858 को लॉर्ड मार्क के तोपखाने सहित कुंवर सिंह ने मुकाबला किया, किंतु कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल के बूते पर मार्क को भी हरा दिया। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अपनी जागीर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, किंतु उधर से एक ली ग्रेड सेना आरा से आ पहुंची। उसे भी कुंवर सिंह ने पराजित किया। उसके 3 दिन पश्चात कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई और उस समय जगदीशपुर पर आज़ादी का ध्वज लहरा रहा था। जगदीशपुर और उसके आसपास के जमींदार 1 वर्ष तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और अंग्रेजों को अनेक बार मैदानों में परास्त किया। इसके सफल विद्रोह से अंग्रेज इतने खींच उठे कि उसकी मृत्यु के बाद मेजर आयर ने जगदीशपुर के महल और मंदिरों को नष्ट करके दिल की भड़ास निकाली। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने विप्लव की व्यापकता का अनुमान जबकि वो नहीं लगा पाए थे। जब विद्रोह प्रारंभ हुआ और 2 दिन तक अंग्रेजी सेना ने कोई कार्यवाही नहीं की। विप्लव का दमन सर्वप्रथम दिल्ली से प्रारंभ हुआ। हेनरी बर्नार्ड सेना लेकर दिल्ली की ओर गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेना ने आक्रमण कर अंग्रेजों को धकेल दिया। दिल्ली में भारतीय सैनिकों में कुशल युद्ध संचालन का अभाव था, अतः वे पंजाब से आने वाली सहायता को रोकने में असमर्थ रहे। इसके विपरीत अंग्रेजी पलटनें पूर्ण अनुभवी सेनापति की कमान में थी और जब बड़ी बड़ी तोपें दिल्ली पहुंची, तब 14 सितंबर को कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया गया और 6 दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 21 सितंबर को बहादुर शाह, उनकी बेगम जीनत महल, उनके पुत्र को बंदी बनाकर भारत से निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां बेबसी में दिन काटते हुए 1862 में अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने निर्दोष व्यक्तियों का कत्लेआम किया और खून की नदियां बहाई। यद्यपि विद्रोहियों ने भी अंग्रेजों की हत्याएं की, किंतु ये हत्याएं विप्लव के काल में हुई थी। अंग्रेजों ने रक्तपात विद्रोह की समाप्ति के बाद किया। अंग्रेजों ने केवल विद्रोही सैनिकों का ही नहीं बल्कि साधारण नागरिकों का भी रक्तपात किया। दिल्ली की लूट और विनाश का अनुमान टाइम्स पत्र के संवाददाता के कथन से लगाया जा सकता है। शाहजहां के शहर में नादिर शाह के कत्लेआम के बाद ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। जुलाई 57 में अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया, किंतु तांतिया टोपे ने संघर्ष जारी रखा।
अंग्रेज़ों ने उसे पकड़ने में सारी शक्ति लगा दी। 1859 के अंत तक वह अंग्रेज़ों से जूझता रहा। अंत में एक देशद्रोही मान सिंह ने अलवर के जंगलों में तांतिया टोपे को रात में सोते हुए पकड़वा दिया। कहा जाता है तांतिया को फांसी दी गई, किंतु अनेक इतिहासकारों का मानना है जिस व्यक्ति को फांसी हुई वह तांतिया नहीं था। जून 1858 तक अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जनरल नील और जनरल हैवलॉक ने जिस रास्ते से भी वे गुजरे, अनेकों निरीह पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का कत्लेआम कराया। झांसी और लखनऊ में साधारण नागरिकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। रस्सियों से लटकवा कर गोलियों से उड़ा देना सामान्य बात थी। जिन रास्तों से अंग्रेज सेना गुजरती, वहाँ लाशों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। जनरल नील ने इलाहाबाद और बनारस पहुंचकर गांव के गांव जलाए और किसानों की खड़ी फसलें चौपट कर दी। जून 57 में बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्रों में बिना मुकदमा चलाए हजारों लोगों को मृत्युदंड दिया गया। बाजार में खड़े वृक्षों पर सहस्त्रों व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। इतिहासकार जॉन लिखते हैं, 3 महीनों तक 8 गाड़ियां सुबह से शाम तक शवों को चौराहों और बाजारों से हटाकर ले जाने में व्यस्त रही। किसी भी व्यक्ति को भागकर जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें विद्रोही दिखाई दे रहा था। संभवतः वे भारतीयों को यह बताना चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना सरल नहीं है। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि ये अत्याचार उन अंग्रेज प्रशासकों द्वारा किए गए जो अपने आप को अत्यंत सभ्य, प्रगतिशील और शिक्षित कहते थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने क्रांति के बाद 1.5-2 वर्षों में ही लगभग संपूर्ण विद्रोह को दबा दिया। इस विप्लव का क्या स्वरूप था? क्या यह जनसाधारण का विद्रोह था? क्या यह मात्र असंतुष्ट लोगों का विद्रोह था? जमींदारों का विद्रोह था? सैनिकों का विद्रोह था? या ये संपूर्ण भारतीय जनभावनाओं का अंग्रेजी शासन और नीतियों के खिलाफ विद्रोह था? इसके बारे में हम अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।